लोग आरोप लगाते हैं ईवीएम हाईजैक हो गया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इलेक्शन हाईजैक हो गया या हाईजैक किया जा रहा है या उसके करने की कोशिश है। 10 मार्च 2026 असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने खुद को गुवाहाटी खानापारी के ज्योति बसु कला केंद्र में पाया। वो वहां सूबे के इतिहास में सबसे बड़े डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को अंजाम देने जा रहे थे। जिस योजना के तहत इस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को अंजाम दिया जाना था उसका नाम है अरुणोदय स्कीम 3.0। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूबे की सभी ग्राम पंचायतों से जुड़े थे। उनकी पार्टी के समर्थक, कुछ लाभार्थी और स्टेट के तमाम मीडिया के लोग इस वक्त मौजूद थे, इसके गवाह बने। उन्होंने एक बटन दबाया और 40 लाख महिलाओं के खाते में एक साथ 9,000 रुपए ट्रांसफर हुए। चारों तरफ तालियां गड़गड़ा उठी, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि मुख्यमंत्री जी ने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले जिस तरीके से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं ये कितना सही है। क्या ये वोट खरीदने जैसा नहीं है? हालांकि उन्होंने अपने बचाव में भाषण में खुद ही सफाई भी दी। उन्होंने कहा ये कोई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई वो राजनीतिक लाभ नहीं लेना है उनको, ये इसलिए है ताकि महिलाएं आने वाले बिहू त्योहार को हंसी खुशी मना सकें। लेकिन सारे मामले को समझने के लिए हमें पहले अरुणोदय स्कीम को थोड़ा समझना होगा। अरुणोदय स्कीम की शुरुआत साल 2020 में गांधी जयंती के दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की थी। शुरुआती योजना में कुल 830 रुपए दिए जाते थे। इसका मकसद तय था 400 खाद्य सामग्री के लिए, 200 दवा के लिए, 150 रुपए गैस सिलेंडर और 80 रुपए फल और पोषण। याद रहे ये योजना 2021 के विधानसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले लॉन्च हुई थी, इसलिए इसके जरिए 17 लाख परिवारों को मासिक सहायता राशि पहुंचाई गई। 2021 में हिमंता बिश्व शर्मा नए मुख्यमंत्री बने। उन्होंने इस योजना के इसमें कुछ बदलाव किया। मसलन लाभार्थियों का दायरा बढ़ा। पहले ये योजना महज बीपीएल परिवारों के लिए थी, लेकिन नई योजना में विधवा महिलाएं, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, गंभीर बीमारी वाले परिवार जोड़ दिए गए। लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 27 लाख हो गई। इन परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 830 से बढ़ाकर के 1000 कर दिया गया। अब चुनाव की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले इस योजना की तीसरी किश्त लागू की गई। इसमें लाभार्थियों की सूची में कुछ नई कतार जोड़ दी गई, जैसे विधवा, तलाकशुदा, 45 से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाएं, ट्रांसजेंडर, एलपीजी के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दी गई। इस तरीके से सहायता की कुल राशि 1250 रुपए हो गई। चुनाव से ठीक पहले किए गए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में हर लाभार्थी को 4 महीने की सहायता राशि एडवांस में दी गई, 4 महीने की। साथ ही बिहू पर्व के लिए 4000 का बोनस दिया गया है। इस तरीके से कुल राशि 9000 रुपए की हो गई। लाभार्थी परिवारों की संख्या भी बढ़कर 38 लाख पहुंच गई। कुल मिलाकर असम सरकार ने चुनाव से ठीक पहले सहायता राशि के नाम पर 3600 करोड़ रुपए बांट दिए। अब बातें चाहे जो कही जाएं, लेकिन 3600 करोड़ के आंकड़े और 38 लाख परिवारों के आंकड़ों को नजर में रखिए और उसके बाद चुनाव के परिणाम की तरफ बढ़िए। जो बिहार में बीते दिनों हुआ था वैसा कुछ हो सकता है क्या? अब एक नजर असम पे जो बकाया कर्ज है उस पर भी डाल लेते हैं। असम पर 2019-20 में 72,256 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2019-20 में 72,256 करोड़। महज 5 साल में ये कर्ज लगभग 2 गुना हो गया। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक सूबे पर अब 1,46,927 करोड़ रुपए का कर्ज है। 2025-26 में 1,78,000 तक पहुंचने की संभावना है। 1,78,000 करोड़। ये सूबे की जीडीपी का 25% है। इसमें एक बड़ा हिस्सा इन्हीं लाभकारी योजनाओं के चलते हैं। लेकिन असम ऐसा अकेला राज्य नहीं है। असम के बगल के राज्य बंगाल की तरफ चलते हैं। उधर रथ मोड़ दीजिए पार्थ, यहां भी असम के साथ चुनाव होने वाले हैं। अगस्त 2021 बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना की घोषणा की। यह घोषणा 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किए गए उनके घोषणा पत्र की हिस्सा था। लक्ष्मी भंडार योजना में गरीब परिवार की महिला सदस्यों को सहायता देने की व्यवस्था थी। शुरुआत में सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए यह सहायता 500 रुपए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1000 रुपए की सहायता राशि की व्यवस्था थी। इसके बाद बढ़ाकर इसे 1000 कर दिया गया सामान्य वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1200 रुपए कर दिया गया। कुल 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। इस साल के बजट में ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना के लिए 28,615 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 28,615 करोड़। अब एक बार पश्चिम बंगाल पर चल रहे कर्जे की स्थिति देख लीजिए। 2019-20 में सूबे पर 4.4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 2024-25 में बढ़कर 7.06 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। 2025-26 में 7.7 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल कर्ज के मामले में खतरे के निशान को कब का पार कर चुका है। सूबे की जीडीपी का 40% कर्ज में है।
40% तक का कर्ज है उन पर। मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। लक्ष्मी भंडार योजना बंगाल की अकेली डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं है। बांग्लार युवा साथी योजना में बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा कन्याश्री, रूपश्री, कृषक वधु, युवा श्री जैसी कई स्कीम चल रही है। इन सब स्कीम में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जा रहा है। अब बंगाल से दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। पार्थ रथ उधर मोड़ो। 13 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घोषणा की कि कलैगनर मगलीर उरिमई थोगई योजना के 1.31 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए की सहायता राशि भिजवा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले इस पैतरे को सियासी लेंस के तौर पे देखना लाजमी है, क्योंकि हमने बाकी 2 राज्यों में भी देखा, वो बात यहां भी लागू होती है और आम जनता तो इतनी समझदार है ही। दरअसल इस योजना की शुरुआत साल 2023 में हुई थी। 15 सितंबर 2023 को सीएन अन्नादुरई की जयंती के दिन कांजीवरम से मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस योजना की शुरुआत की घोषणा की। इसमें लाभार्थी के खातों में जो महिलाएं हैं 1,000 रुपए की सहायता राशि भेजने का प्रावधान है। 13 फरवरी 2026 को अपने वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बताया कि वो फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने की सहायता राशि एडवांस में भिजवा रहे हैं। ये जब चुनाव आता है तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो सहायता राशियां दी जाती है उसको एडवांस में क्यों भिजवा रहे हैं? 4 महीने का असम वाले भिजवा चुके हैं, 3 महीने का ये भिजवा चुके हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में बिजली के बिल बढ़ने की वजह से 2000 का समर स्पेशल बोनस भी दिया जा रहा है। इस तरीके से 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में 6500 करोड़ रुपए की सहायता राशि एक ही दिन में भेज दी गई। तमिलनाडु को लेकर एक और दिलचस्प बात है। तमिलनाडु की जो राजनीति है उसके इतिहास में ही फ्रीबीज है, लेकिन इन तीनों राज्यों का, जो बड़े राज्य जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां का हमने आपको बताया कि कैसे इलेक्शन हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है फ्रीबी योजनाओं के नाम पर। और ये फ्रीबी जो है ये देश को कितना खोखला कर रही है आपने कुछ आंकड़ों से समझा होगा, लेकिन हम आपको थोड़ा इतिहास में ले चलते हैं और फिर वर्तमान में लेकर आएंगे और आपको अंदाजा लगेगा कि आपके लोग जो वोट के नाम पर या पैसा पाते हैं किसी लाभ के नाम पर और अंत में वो वोट के नाम पे कैश होता है, जैसा हमने बीते दिनों बिहार में देखा, वो कितना खतरनाक है देश के लिए और कितना घातक है। अब इसमें क्या है कि सभी पार्टियां इन्वॉल्व हैं, तो इसकी बात कोई नहीं करता, इसकी चर्चा कोई नहीं करता, तो क्या हम पत्रकार होने के नाते भी ना करें? साल 1993 का था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ने अपने राज्य में कई तरह की वेलफेयर स्कीम लॉन्च की। इसमें से एक स्कीम आज भी चल रही है, मिड डे मील, जो पूरे देश में अडॉप्ट की गई। ये वेलफेयर स्कीम और डायरेक्ट कैश बेनिफिट में अंतर होता है, वो अंतर आपको आगे समझ में आएगा। कामराज ने स्कूल के बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए मिड डे मील की शुरुआत की। बाद में इसे देश भर में लागू किया गया, लेकिन नेहरू का दौर था, उस दौर में सीधे कैश ट्रांसफर जैसी कोई स्कीम नहीं थी। सरकार सब्सिडी के जरिए लोक लुभायन योजनाएं बनाती थी, चलाती थी। कामराज के बाद सीएन अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने, करुणानिधि भी बने और उन्होंने भी कामराज के दिखाए रास्ते पर चलना जारी रखा। अन्नादुरई ने 1967 के चुनाव से पहले घोषणा की कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो चावल की कीमत 1 रुपए प्रति किलो कर देंगे। इस हिसाब से आप तमिलनाडु को लोक लुभावन स्कीम का प्रस्थान बिंदु मान सकते हैं। 70 के दशक में बगल के राज्य आंध्र प्रदेश में एक और फिल्मी हस्ती राजनीतिक फलक पर उभर रही थी। नाम एनटीआर, एनटी रामा राव। एनटीआर ने अपने आंध्र प्रदेश में हर परिवार को मुफ्त में 2 किलो चावल देने का ऐलान किया। अब तक राशन की दुकानों पर रियायती दर पर अनाज मिलता था, लेकिन एनटीआर ने पहली बार मुफ्त में अनाज बांटना शुरू किया और ये भारतीय इतिहास की, राजनीतिक इतिहास की शायद पहली फ्रीबी थी। उसके बाद दौर आता है जयललिता का, करुणानिधि का, जो आपसी राइवलरी का जो मैदान तमिलनाडु का विधानसभा। साल 2006 तमिलनाडु विधानसभा से चुनाव से पहले करुणानिधि ने घोषणा की कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो राज्य के हर परिवार को एक कलर टीवी देंगे, सरकार देगी, उनको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये कदम फायदेमंद साबित हुआ और डीएमके इस चुनाव में भारी बहुमत से सत्ता में आई। 234 सीटों वाली विधानसभा में डीएमके को 163 सीटें मिली। 2011 की विधानसभा में जयललिता ने पलटवार किया। अम्मा स्कीम के तहत फ्रीबीज की झड़ी लगा दी। मिक्सर, ग्राइंडर, पंखा, लैपटॉप, एक सोने का मंगलसूत्र। इस बार जयललिता पावर में आई, लेकिन फ्रीबी स्कीम का नया दौर शुरू हुआ आम आदमी पार्टी के साथ 2015 में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एक नई किस्म की राजनीति शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी ने हर घर मुफ्त बिजली, पानी देने की घोषणा की। घोषणा का असर हुआ कि केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत से आई बीजेपी दिल्ली में 70 में से 3 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। आम आदमी पार्टी को 67 सीटों का ऐतिहासिक बहुमत मिला। उसके बाद हर चुनाव
हर राज्य मुफ्त बिजली पानी देने के वायदे शुरू हो गए। बीजेपी ने इसे शुरुआत में मुफ्त की रेवड़ी कहकर आलोचना की, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की नई स्कीमें लॉन्च करती रही और अब कोई भी राज्य, कोई भी पार्टी इससे अछूता नहीं है और बंदर बांट है। जितना बांट सकते हो चुनाव से पहले हर पार्टी जो भी सत्ता में है वो बांटती है और जो नहीं है वो उससे बढ़कर बांटने का ऐलान करती है। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए डाले जाते हैं। पीएम मातृवंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के नाम पर पहली बार नौकरी ज्वाइन करने पर 15,000 रुपए ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है। लेकिन राज्यों में ये ट्रेंड और ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना के नाम पर हर महीने महिलाओं को 1,200 रुपए दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन योजना के नाम पर 1,500। मध्य प्रदेश में इसका नाम लाडली बहन योजना है। उड़ीसा में सुभद्रा योजना है। झारखंड में मैया सम्मान योजना है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना है। पार्टियां बदल रही हैं, योजनाओं के नाम बदल रहे हैं, लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं बदल रहा है। वो मुफ्त की रेवड़ियों की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। बिहार में रोजगार सहायता के नाम पर 75 लाख महिलाओं के खाते में एक मुश्त 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। उससे कितना रोजगार सृजन हुआ, ये सवाल कोई आज पूछने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव आ गए, नतीजे हो गए। अब आगे कैसे उसका क्या होगा, अगले चुनाव तक सब भूल जाएंगे। अब तक आपने जान लिया कि देश में किस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है, किस तरीके से बंदर बांट चल रहा है। लेकिन अब इसका नुकसान क्या है वो समझ लीजिए। जो बीजेपी खुद इसकी अग्रणी भूमिका में, उसी बीजेपी की सरकार, उसी का वित्त मंत्रालय जो देश का है, जिसकी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, उसका जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है वो क्या कहता है? वो कह रहा है 2022-23 तक 5 राज्यों में अनकंडीशनल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की स्कीम चल रही थी। अब 2025 में यह आंकड़ा 28 तक पहुंच गया है। मतलब सभी को समझ में आ गया कि सत्ता तक पहुंचने का यह शॉर्टकट फॉर्मूला है। राज्य अपनी जीडीपी का 0.19% से 1.9% का हिस्सा इन स्कीम पर खर्च कर रहे हैं। इससे राज्यों के खजाने पर बुरा असर पड़ रहा है। जहां 2021-22 में राज्यों का राजकोषीय घाटा 2.6% था, वह बढ़कर 3.2% हो गया। राज्यों पर अपनी जीडीपी के 28% हिस्से की देनदारी है। साधारण भाषा में समझें तो राज्यों पर इन मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में कर्जा बढ़ रहा है और वो आम आदमी के ऊपर बढ़ रहा है। आम आदमी ही राज्य उन्हीं से मिलकर के बनता है। आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्र और राज्य की सरकारों को सलाह दी गई है कि अपनी अनकंडीशनल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली स्कीम पर लगाम लगाएं, नहीं तो इसके चलते शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जरूरी मदों में खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 2024-25 में वित्त वर्ष में 1.7 लाख करोड़ रुपए महिलाओं संबंधी अनकंडीशनल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में खर्च किए गए। कुल मिलाकर ये स्थिति है कि सरकार को जिस पैसे को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करना चाहिए, पब्लिक हेल्थ सुधारने पर करना चाहिए, आपके बच्चों के लिए नए कॉलेज और स्कूल खुलवाने में करना चाहिए, उस पैसे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। और ये पैसा सत्ता में बैठे किसी मुख्यमंत्री का कमाया पैसा नहीं है दोस्तों। किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नहीं कमाया, किसी चीफ सेक्रेटरी ने अपनी तनख्वाह से यह पैसा नहीं दिया है, किसी राजनीतिक दल ने अपने चंदे के फंड से निकाल कर ये पैसा नहीं दिया है। जो पैसा फ्रीबी के नाम पे बांटा जा रहा है वो आपका पैसा है, इनकम टैक्स देने वालों का पैसा है, माचिस से लेकर के हवाई जहाज तक की सुविधा लेने वालों का दिया गया टैक्स का पैसा है। आप अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में अदा करते हैं ताकि चुने हुए लोग देश का बेहतर कारोबार चला सकें। लेकिन ये लोग सत्ता हासिल करने की लालच में आपको चूना लगा रहे हैं। चूना। फ्रीबी और वेलफेयर स्कीम में फर्क होता है। सरकार वहां पैसा खर्च करे जहां जरूरत है, अच्छे अस्पताल बनवाए, अच्छे स्कूल कॉलेज खुले, देश की सेना को मजबूत करे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले आपका ही पैसा आपके ही खाते में डालकर आपसे ही वोट लेने की स्कीम भिड़ाई जा रही है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। ये बात आप नहीं समझेंगे तो आप ये जो छोटे छोटे बेनिफिट है ये लेकर के खुश होंगे, वोट देंगे। उसके बाद आप इससे कहीं ज़्यादा गुना, जब आपका सरकारी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी तो आप प्राइवेट में पैसे खर्च करेंगे। जब आपका बच्चा सरकारी स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। आपका पैसा आपसे निकाला जाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। भेड़ों को यह नहीं पता है कि उसके लिए जो स्वेटर बुनी जा रही है उसका ऊन उसी के ऊपर से निकाला जा रहा है, उसी की खाल से निकाला जा रहा है। और भेड़ें इसी तरीके से भेड़ चाल में चलती रहेंगी, कुछ नहीं होगा। हमारा काम है आप तक बता देना, जानकारी दे देना। हमने आपको बता दिया कि सभी पार्टियां क्या कर रही हैं। कई बार लोग कहते हैं ये पार्टी वो पार्टी। भाई देश की सोचो। पार्टियां आज हैं कल रहेंगी नहीं रहेंगी। बहुत सारी पार्टियां देश में रही हैं और बहुत सारी नहीं बची। आज जो हैं वो कल होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देश रहेगा और देश खोखला हो चुका रहेगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा।
आपके लिए ये रिपोर्ट हमारे साथी विनय सुल्तान ने लिखी। हमें लगा कि चुनाव आ गया है, ऐलान हो चुका है, अब सब जगह बिगुल फूक ही चुका है, तो थोड़ा लोगों को भी बता दें कि वोट लेने के लिए क्या क्या किया जाएगा। आपको सावधान करना हमारा काम है, होना ना होना ये आपका काम है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी इस तरीके की रिपोर्ट पसंद आती है। कैमरे के पीछे हमारे साथी सुधांशु केसरवानी है। न्यूज़ पिंच को प्यार आपका मिलता रहेगा, हम आप तक ऐसी रिपोर्ट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।